एक बार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम को मंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन काम की व्यस्तता की वजह से डॉक्टर कलाम ने उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की डॉक्टर कलाम से पहली मुलाकात 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डॉक्टर कलाम और उनके प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलाया था। डॉक्टर कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक मिली तो वो घबरा गए और धवन से बोले, सर मेरे पास न सूट है और न ही जूते, मेरे पास तो ले दे के मेरी एक चेरपू है। चेरपू चप्पल के लिए तमिल शब्द है। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा था, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए हर हालत में वहां पहुंचो। पत्रकार राज संगेप्पा अपनी किताब वेम्पेस ऑफ पीस में लिखते हैं कि उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने डॉक्टर कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय कराया तो उन्हें कलाम से हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गले लगा लिया। ये देखते ही श्रीमती इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराई और उन्होंने वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी लेकिन कलाम मुसलमान हैं। तब वाजपेयी ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक भी। 18 दिन बाद जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन डॉक्टर कलाम ने अपने काम की व्यस्तता की वजह से उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों नहीं स्वीकार किया था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार बनाया। उनसे जब कांटेक्ट किया गया तो अन्ना विश्वविद्यालय में लेक्चर ले रहे थे और वो अपना फोन पिक नहीं कर पाए। तो 10 जून 2002 को APJ अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले आइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसा ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ चाहिए, ना नहीं। और फिर शाम तक NDA के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर कलाम ने एशियाड विलेज में DRDO गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। डॉक्टर कलाम ने 18 जून 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं, तो कलाम ने ठाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी मैं न सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर कलाम के बहुत से किस्से हैं। उनसे जुड़ी पहली कहानी तो यही है कि उनको सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो पहनेंगे क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शू पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में सब पहन नहीं सकते। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उसने डॉक्टर कलाम का भी नाप ले डाली। डॉक्टर कलाम के जीवनीकार और सहयोगी अरुण तिवारी अपनी किताब APJ अब्दुल कलाम ए लाइफ में लिखते हैं, कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम के लिए 4 नए बंद गले के सूट सील कर ले आया। कुछ ही मिनटों में हमेशा लापरवाही से कपड़े पहनने वाले कलाम की काया ही बदल गई। लेकिन डॉक्टर कलाम इससे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं इसमें सांस नहीं ले सकता, क्या इसके कट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। परेशान दर्जी सोचता रहा कि क्या किया जाए। कलाम ने खुद ही सलाह दी कि इसे आप गर्दन के पास से थोड़ा काट दीजिए। इसके बाद से कलाम के इस कट के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। डॉक्टर कलाम को टाई पहनने से भी नफरत थी। बंद गले के सूट की तरह टाई से भी उनका दम घुटता था। एक बार जब तिवारी जी ने उन्हें टाई से अपना चश्मा साफ करते हुए देखा तो उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनका जवाब था, टाई पूरी तरह से उद्देश्य विहीन वस्त्र है, कम से कम मैं इसका कुछ तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने बड़े भाई APJ मुथु मरिक्यार से बहुत प्यार था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए नहीं कहा। उनके भाई का पोता गुलाम मोहिद्दीन उस समय दिल्ली में काम कर रहा था।
जब कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो तब भी मुनिका में किराए पर एक कमरे में रहा करता था। मई 2006 में कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया था। ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। डॉक्टर कलाम के सचिव रहे पीएम नैयर ने बताया कि डॉक्टर कलाम ने उनके राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया, यहाँ तक कि एक प्याली चाय तक का भी हिसाब रखा गया। वो लोग एक बस में अजमेर शरीफ भी गए, जिसका किराया डॉक्टर कलाम ने भरा। उनके जाने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपयों का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय को भेजा। एक बार दिसंबर 2005 में उनके बड़े भाई एपीजे मुथु मरिक्यार, उनकी बेटी नाजिमा और उनका पोता गुलाम हज करने के लिए मक्का गए। जब सऊदी अरब में भारत के राजदूत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राष्ट्रपति को फोन कर परिवार को हर मदद करने की पेशकश की। डॉक्टर कलाम का जवाब था कि मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरे 90 साल के भाई को बिना किसी सरकारी व्यवस्था के एक आम तीर्थयात्री की तरह हज करने दें। नायर ने एक किस्सा सुनाया कि एक बार नवंबर 2002 में डॉक्टर कलाम ने मुझे बुलाकर पूछा, ये बताइए कि हम इफ्तियार भोज का आयोजन क्यों करें? वैसे भी यहाँ आमंत्रित लोग खाते पीते लोग होते हैं, आप इफ्तियार पर कितना खर्च करते हैं? राष्ट्रपति भवन के आतिथ्य विभाग को फोन लगाया गया। उन्होंने बताया कि इफ्तियार भोज में मोटे तौर पर 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। कलाम ने कहा, हम ये पैसा अनाथालय को क्यों ना दें? आप अनाथालयों को चुनिए और ये सुनिश्चित करिए कि ये पैसा बर्बाद न जाए। राष्ट्रपति भवन की ओर से इफ्तियार के लिए निर्धारित राशि से आटे, दाल, कंबलों और स्वेटरों का इंतजाम किया गया और उसे 28 अनाथालयों में बांटा गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो पाई। कलाम ने मुझे फिर बुलाया और जब कमरे में वो और मैं अकेले थे, उन्होंने कहा, यह सामान तो आप सरकार के पैसे से खरीदवाया है, इसमें मेरा क्या योगदान? तो मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ, अभी उसी तरह इस्तेमाल करिए जैसा आपने इफ्तियार के लिए निर्धारित पैसे का किया है, लेकिन किसी को ये मत बताइए कि ये पैसा मैंने दिया है। डॉक्टर कलाम शायद भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे और डॉक्टर कलाम की राजनीतिक अनुभवहीनता तब उजागर हुई जब उन्होंने 22 मई की आधी रात को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुमोदन कर दिया, वो भी उस समय जब वो रूस की यात्रा कर रहे थे। लेकिन जब बाद में 5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को गैर संवैधानिक करार दे दिया, जिसकी वजह से यूपीए सरकार और खुद डॉक्टर कलाम की बहुत किरकिरी हुई। डॉक्टर कलाम ने खुद अपनी किताब ए जर्नी थ्रू द चैलेंज में जिक्र किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतना आहत हुए थे कि उन्होंने इस मुद्दे पर इस्तीफा देने का मन बना लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें यह कहकर ऐसा न करने के लिए मनाया कि देश में बवंडर हो जाएगा। ये बात तो सर्वविदित है कि डॉक्टर कलाम का मानवीय पक्ष बहुत मजबूत था। एक बार सर्दियों के दौरान राष्ट्रपति भवन के गार्डन में वो टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि सुरक्षा गार्ड के केबिन में हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और कड़ाके की ठंड में सुरक्षा गार्ड की कंपकंपी छूट रही है। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को बुलाया और उनसे गार्ड के केबिन में सर्दियों के दौरान हीटर और गर्मियों के दौरान पंखा लगवाने की व्यवस्था करवाई। एक बार SM खान ने डॉक्टर कलाम के बारे में किस्सा सुनाया कि एक बार मुगल गार्डन में टहलने के दौरान उन्होंने देखा कि एक मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है और तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटरनरी डॉक्टर सुधीर कुमार को बुलाकर मोर की स्वास्थ्य जांच कराने के लिए कहा। जांच करने पर पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो ना तो अपना मुंह खोल पा रहा है और ना ही बंद कर पा रहा है। वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था और बहुत ही तकलीफ में था। डॉक्टर कलाम के कहने पर डॉक्टर कुमार ने उस मोर की आपात सर्जरी की और उस ट्यूमर को निकाल दिया। उस मोर को कुछ दिनों तक ICU में रखा गया और पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद मुगल गार्डन में छोड़ दिया गया। जब डॉक्टर कलाम का कार्यकाल खत्म होने ही वाला था तो उन्होंने 1971 की लड़ाई के हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से मिलने की इच्छा प्रकट की। वो फरवरी 2007 में उनसे मिलने ऊटी भी गए। उनसे मिलने के बाद डॉक्टर कलाम को अंदाजा हो गया कि मानेकशॉ को फील्ड मार्शल जैसी पदवी तो दे दी गई है, लेकिन उनके साथ मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं नहीं दी गई हैं। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने इस दिशा में कुछ करने का फैसला किया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ के साथ साथ मार्शल अर्जुन सिंह को भी सारे बकाया भत्तों का भुगतान कराया गया उस दिन से जिस दिन से यह पद दिया गया था। इस प्रकार से डॉक्टर कलाम चाहे किसी भी पद पर रहे हों, लेकिन उनकी इंसानियत उनके सभी पदों से बड़ी थी। डॉक्टर कलाम की जिंदगी से जुड़े ये किस्से आपको कैसे लगे, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आगे भी अलग अलग महापुरुषों से जुड़े कहानियां किस्से आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, आप खुश रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें।